दिन प्रतिदिन इजराइल, ईरान और यूएस के इस मसले में फिर कुछ नए दिलचस्प मोड़ आ गए हैं। कल कंफर्म्ड अनकंफर्म्ड कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो ऐसी बात कर रही हैं कि ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल फतह को बेसिकली डिप्लॉय करने की बात की है। अगर ईरान इस प्रकार की रणनीति को अपनाता है तो मिडल ईस्ट में ये एक गेम चेंजिंग पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि अमेरिका ने और इजराइल ने अभी तक ईरान के जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको फोकस करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने जो पिछले 3 दिनों में एक जगह पर उसने अपने शाहिद ड्रोन्स का प्रयोग, दूसरी जगह पर अब यदि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की चर्चा करता है तो एक नए मोड़ पर ये पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हम इस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, और क्योंकि ईरान में ये चर्चा चल रही है तो इस चीज़ को हम कैसे समझें। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान का है जिसको हम फतह कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा ईरान का एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन पहले तो, जिसका नाम है IRGC। IRGC को कहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिलिट्री यूनिट है ईरान का, जो ईरान में 1979 में रेवोल्यूशन के बाद क्रिएट किया गया। ईरान में 1979 से पहले ईरान के जो रूलर्स होते थे वो होते थे शाह रूलर्स। उनमें बेसिकली रज़ा शाह पहलवी का रूल था। रज़ा शाह पहलवी अमेरिका का पिट्ठू और उसका नौकर था। उसने पूरे के पूरे ईरान में अमेरिका की रणनीति को चला रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि 1979 में अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी ने जब लोगों को एकजुट करके रज़ा शाह पहलवी के खिलाफ एक रेवोल्यूशन किया और रज़ा शाह पहलवी को ईरान से भगा दिया, उसके बाद जब ईरान के अंदर एक इस्लामिक रूल की स्थापना हुई और अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी ने अपने आप को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किया, उस समय खोमेनी को एक चीज़ समझ आई। उसको ये पता चला कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर जो मिलिट्री है वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मिलिट्री पे वो ट्रस्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो मिलिट्री शाह के रेजिम के टाइम की मिलिट्री थी, और सबसे बड़ी बात उस मिलिट्री का वेस्टर्नाइजेशन, उस मिलिट्री के संपर्क अमेरिका के साथ हुए थे। इस कॉन्टेक्स्ट में 1979 में रेवोल्यूशन के बाद अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने एक पैरेलल मिलिट्री यूनिट IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नाम से क्रिएट किया। ईरान की परिस्थिति बड़ी दिलचस्प है कि ईरान के अंदर 2 मिलिट्री यूनिट्स आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक ईरान की नॉर्मल मिलिट्री है जो ईरान में बड़े लंबे समय से है, इनफैक्ट रेवोल्यूशन से पहले की भी है, और एक ईरान के अंदर स्पेशलाइज्ड मिलिट्री है जिसका नाम IRGC है, जो IRGC ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती, ईरान की मिलिट्री के साथ उसके कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि ये ऐसी मिलिट्री का यूनिट है जो केवल और केवल अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी की एक पर्सनल आर्मी के नज़रिए से, अगर मैं एक साधारण लैंग्वेज में पुट करूं, तो उस तरीके की ये मिलिट्री यूनिट है जिसका उद्देश्य उस समय से लेकर आज तक ये था कि वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स 1979 में बने, सबसे पहली बात केवल उनको प्रोटेक्ट करे। अब क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का जो सुप्रीम लीडर है वो अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी उस समय था, उसके बाद अयतुल्ला अली खोमेनी था, और अब जो भी नया ईरान का अगला यहाँ पर सुप्रीम लीडर आएगा वो होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि IRGC जो है वो कोई रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स नहीं हैं। IRGC सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा मिलिट्री यूनिट है जो लॉयल है केवल और केवल सुप्रीम लीडर को और उसकी आइडियोलॉजी और विचारधारा को। अब दूसरी बात यह है कि IRGC के 2 वर्ग हैं। एक उसका डोमेस्टिक यूनिट है जो कि ईरान के अंदर रहकर अगर किसी प्रकार का कोई थ्रेट ईरान के सुप्रीम लीडर को आता है तो उसको टैकल करता है। अब ईरान के अंदर अपनी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस भी है, ईरान के अंदर हर एक प्रांत में उनकी अपनी पुलिस भी है, लेकिन इनके ऊपर है IRGC। जो IRGC करता है ईरान में डोमेस्टिक लेवल पर, वो बेसिकली ईरान के सुप्रीम लीडर के कहने पे करता है। लेकिन ये IRGC केवल और केवल डोमेस्टिक लेवल तक सीमित नहीं है। ये IRGC का एक एक्सटर्नल यूनिट भी है, और इस एक्सटर्नल यूनिट को कहते हैं कुद्स फोर्स। कुद्स फोर्स जो IRGC का एक्सटर्नल यूनिट है, उसने क्या करा है? कुद्स फोर्स जो है उसने सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर उस समय के अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी को ये बात बताई कि देखिए 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आप, क्योंकि अमेरिका के एक पिट्ठू और उसके नौकर
रज़ा शाह पेलवी को हटाकर यहाँ पर आए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका हर एक कोशिश ये करेगी कि एक्सटर्नल लेवल पर जितने भी ईरान के आसपास के लोग हैं उनका प्रयोग करके वो सबसे पहले आपको रिमूव करने का टारगेट बनाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में कुद्स फोर्स इसलिए चाहिए कि ये एक्सटर्नल लेवल के जो थ्रेट्स हैं उनको टैकल किया जाए। आईआरजीसी ने अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी को दूसरी चीज़ जो समझाई थी वो ये थी कि अगर आपको अपना ईरान का एग्जिस्टेंस बचाना है तो आपको यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि आप अमेरिका को हरा नहीं सकते, आप इज़राइल को हरा नहीं सकते, लेकिन आपको इवेंचुअली इतना खुद मजबूत बन जाना है कि उस मजबूती से आप इनको टैकल कर पाओ। तो यहाँ पर आईआरजीसी ने कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का। इस स्ट्रेटेजिक डेटरेंस में उन्होंने ये बात समझाई थी अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी को कि यदि आप ईरान के एनिमीज़ जो बाहर बैठे हैं, जिसमें दो प्रिंसिपल एनिमीज़ अमेरिका और इज़राइल हैं, अगर उनको टैकल करना है तो आप एक 4 पॉइंट रणनीति बना लीजिए। अगर आप इन 4 प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे जो आईआरजीसी ने अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी के टाइम पर बनाए थे, जो आज तक चलते आ रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स पे अगर काम किया गया तो अमेरिका और इज़राइल को टैकल किया जा सकता है। अब वो 4 प्रिंसिपल्स क्या थे जो आईआरजीसी ने बताए? उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ये था कि हमें एक मिसाइल सिस्टम चाहिए। इस मिसाइल सिस्टम में हमें 3 प्रकार के मिसाइल्स पे फोकस करना है। पहला है क्रूज मिसाइल, दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल और तीसरा है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये 3 प्रकार के मिसाइल्स पे आईआरजीसी ने अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी को बोला कि ईरान को फोकस करना होगा। अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया। दूसरी चीज़ जो आईआरजीसी ने प्रपोज करी थी वो ये थी कि हमें बनाने पड़ेंगे प्रॉक्सी ग्रुप्स। प्रॉक्सी ग्रुप्स का सहायता हमें इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि शिया मुसलमान जितने हैं वो केवल ईरान में सीमित नहीं हैं। पूरे मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के आसपास के देशों में भी बहुत सारे शिया मुसलमान हैं। उन शिया मुसलमानों को 2 प्रकार से जोड़ने की आवश्यकता है। पहला प्रकार ये है कि जहाँ पर शिया मुसलमान लिमिटेड हैं उधर एक लिमिटेड लेवल का गेम खेलकर उनके अंदर एक प्रॉक्सी ग्रुप क्रिएट कर दो, और जहाँ पर किसी देश में यदि शिया मुसलमान ज़्यादा नंबर में है और वहाँ पर अगर आपके पास एक ऐसी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो ज़्यादा नंबर के मुसलमानों का हम एक अच्छे तरीके से प्रयोग करें, तो 2 पॉइंट रणनीति अपनाइए। पहला ये कि उनको वहाँ पर एक पॉलिटिकल ग्रुप के नज़रिए से पेश कीजिए और पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट वर्ग क्रिएट कीजिए। जब आईआरजीसी ने ये रणनीति अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी को बताई तो ये रणनीति मैनिफेस्ट कैसे करी? ये मैनिफेस्ट ऐसे करी कि एक जगह पर आईआरजीसी ने बोला कि एक देश है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान में बहुत सारे शिया मुसलमान रहते हैं, नंबर ज़्यादा है। यदि नंबर ज़्यादा है लेबनान में तो वहाँ पर एक चीज़ की कोशिश कीजिए कि लेबनान में आप इन शिया मुसलमानों को सबसे पहले एक पॉलिटिकल ग्रुप के तहत मोबिलाइज कीजिए, ये कहकर कि इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और फिर इस पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट वर्ग क्रिएट कीजिए। और ये रणनीति के तहत 1982 में ईरान ने पहले तो इन शिया मुसलमानों को इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन के तहत लेबनान में मोबिलाइज किया। फिर लेबनान में इनको इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन IJO के नाम से मोबिलाइज करने के बाद इनको एक पॉलिटिकल संगठन में डाला जिसका नाम रखा गया हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का लिटरल मीनिंग होता है पार्टी ऑफ गॉड। पार्टी ऑफ गॉड का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि हिजबुल्ला जब 1982 में बनी तो वो बनी एक प्रकार की इस्लामिक पार्टी, शिया मुसलमानों की पार्टी जो लेबनान में बनी, जिसका उद्देश्य ये था लेबनान में रहकर कि वो अब शिया मुसलमानों के हितों की बात लेबनान में करेगी। लेकिन इसी हिजबुल्ला के अंदर हसन नसरल्ला नाम के एक लीडर की लीडरशिप के तहत, हसन नसरल्ला के तहत एक बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट वर्ग क्रिएट किया गया, जिसके तहत उसको मिसाइल, रॉकेट्स, आर्म्स, एमुनिशन प्रोवाइड किए गए। तो हिजबुल्ला एक जगह पर लेबनान में एक पॉलिटिकल एक्टर बना रहा, और वही एक पॉलिटिकल एक्टर इवेंचुअली जो है उसने लेबनान में रहकर इजराइल के ऊपर हमले चालू करे। इस रीज़न से आप देखिए कि हिजबुल्ला एक ऐसा संगठन है जिसको इजराइल हमेशा टारगेट करता है। और अगर आपने पिछले 2 दिन की गतिविधियों को ऑब्जर्व किया हो तो जब से हिजबुल्ला ने लेबनान में रहकर इजराइल के ऊपर आक्रमण चालू किया तो इजराइल ने भी ये बात बोली कि हम लेबनान के अंदर बमबारी करेंगे, और इसी रीज़न से आज आप देख रहे हैं कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला के ऊपर बमबारी कर रहा है। ये पहली चीज़।
अच्छा, अब यही जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, क्योंकि यहाँ पर लेबनान में नंबर ज़्यादा था तो इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन से हिजबुल्लाह बन गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई बाकी जगहों पर शिया मुसलमान उन बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं थे। तो वहाँ पर क्या किया गया कि छोटे छोटे प्रॉक्सी ग्रुप्स किए गए क्रिएट। जैसे कि सऊदी अरेबिया के बगल में एक देश यमन है, यमन के अंदर वहाँ पर जितने भी शिया मुसलमान हैं, हूतीज़ हैं, उनको वहाँ पर सपोर्ट किया गया। वो हूती मुसलमान जो हैं, बेसिकली शिया मुसलमान, उनका समर्थन करके ये इंश्योर किया गया कि पहली बात तो वहाँ से वो टारगेट करेंगे सऊदी अरेबिया को। तो सऊदी अरेबिया क्योंकि सुन्नी मुसलमान है तो सुन्नी मुसलमानों को वहाँ पर जो है तंग किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ को देखिए, इज़राइल के खिलाफ एक सुन्नी वर्ग हमेशा से लड़ रहा था जिसका नाम था हमास। हरकत अल मुक़वामा अल इस्लामिया, हमास नाम का ये जो संगठन था, ये 1987 में इंतिफादा के बाद बना हुआ सुन्नी मुसलमानों का वर्ग था। लेकिन ब्यूटी ये थी कि 1990s के बाद से अगर हम परिस्थितियों को ऑब्ज़र्व करें तो अमेरिका की कूटनीति इस प्रकार से चली कि जितने भी सुन्नी मुसलमान देश थे उनको धीरे धीरे अमेरिका ने हमास के समर्थन से दूर किया। तो यहाँ पर जो हमास एक सुन्नी मुसलमान था जो गाज़ा पट्टी में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको वहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत थी। और यहाँ पर फिर ईरान ने इस मसले के ऊपर काम करना चालू किया IRGC के कहने पे। तो IRGC ने बोला कि आप अगर हमास का समर्थन करते हैं, वो चाहे सुन्नी है, तो इससे पूरे विश्व के मुसलमानों के वर्ग में एक मैसेज ये जाएगा कि ईरान जो है वो केवल शियाओं के वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि सुन्नी वेलफेयर के लिए भी काम करता है। और यहाँ पर जो ढोंगी सुन्नी वेलफेयर के लिए काम करने वाला वो सऊदी अरेबिया खजूर खाने वाले नमूने, वो किसी काम के और किसी लाइक के नहीं हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉक्सी ग्रुप्स IRGC का दूसरा स्ट्रेटेजी बनी। और इस प्रॉक्सी ग्रुप स्ट्रेटेजी में हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस, इन तीन का समर्थन यहाँ पर पहली बात तो किया गया। अब दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ यहाँ पर IRGC ने ये बोली कि अगर आपको अपने एग्जिस्टेंस को टैकल करना है तो उसके लिए तीसरी रणनीति बनाइए। और तीसरी रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए साइबर वॉर। इस रीज़न से ईरान ने साइबर कैपेबिलिटीज़ को इस प्रकार का डेवलप किया कि उसने साइबर कैपेबिलिटीज़ के तहत जितने भी ये सुन्नी मुसलमान के देश थे, इन सारे सुन्नी मुसलमानों के देशों में ईरान ने साइबर वॉर के एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा जारी रखा। और क्योंकि ये मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमान देश, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, चाहे वो फॉर दैट मैटर UAE हो या सऊदी अरेबिया हो, ये क्योंकि मुनाफा और पैसे कमाने में लगे थे, और जितना ये मुनाफा और पैसे कमाने का काम करेंगे उतना साइबर वॉर के थ्रेट्स ये लोग बढ़ा रहे थे। तो उससे इनको इलीगली पैसा आ रहा था। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट वर्ग जो इन्होंने काम करने के लिए IRGC ने बोला वो ये था कि आप हर हालात में मैरीटाइम डिसरप्शंस क्रिएट कीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो सी माइंस बिछाए गए, वो सी माइंस के बिछाने का काम IRGC की लीडरशिप में पहली बात तो हुआ। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि IRGC ने आयतुल्ला रुल्ला खोमेनी को जो ये यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया, और वो रिकमेंडेशन ये था कि हमें हर हालात में ये इंश्योर करना है कि हम नंबर 1 मिसाइल्स पे फोकस करें, मिसाइल्स के बाद हम फोकस करें प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप्स पे, इसके बाद फोकस करें साइबर कैपेबिलिटीज़ पे, और इसके बाद फोकस करें चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैरीटाइम डिसरप्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री की एक डॉक्ट्रिन तैयार की गई IRGC के तहत। हमारा फोकस इस मोमेंट पर पहले पॉइंट पर है जो कि है मिसाइल। मिसाइल इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि अभी हुआ क्या है, जैसा हमने बात करी स्टार्टिंग में भी वीडियो के, कि यहाँ पर इजराइल ये बात देख रहा है कि ईरान ने अब ये निर्णय लेने की बात करी है कि कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा ना कर दें कि वो अपने हाइपरसोनिक फतह मिसाइल को इजराइल के खिलाफ डिप्लॉय करें। अब यहाँ पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ईरान ने यहाँ पर IRGC ने डेवलप किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल वो होता है एक साधारण लैंग्वेज में जो स्पीड ऑफ द साउंड से भी तेज़ जाता है। अब ये देखिए एक चीज़ को, अगर कोई क्रूज़ मिसाइल है या कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, जब आप किसी क्रूज़ मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो वो लॉन्च करने से क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करता है, क्योंकि क्रूज़ मिसाइल क्रूज़ करता हुआ जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल एक बैलिस्टिक पाथ बनाता हुआ आएगा। इन दोनों सिनेरियोज़ में क्या होता है कि जब भी कोई देश क्रूज़ या बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करता है
तो उसके लॉन्च करने से दूसरा देश जिसके ऊपर ये मिसाइल लॉन्च किया जाता है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देता है। अब अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देगा तो होगा क्या कि कोई भी क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल यदि आपकी ओर आ रहा होगा तो क्योंकि आपको उसकी स्पीड पता है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो मिसाइल है वो क्या पाथ लेके आ रहा है, तो आप उस समय अपनी काउंटर स्ट्रेटजी को पहली बात तो यहाँ पर तैयार कर सकते हो। आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि भाई एस्केलेशन किस लेवल का हो रहा है, क्योंकि आपको पाथ भी पता है, आपको स्पीड भी पता है। लेकिन एक चीज़ पे गौर कीजिए कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के क्योंकि पाथ, स्पीड सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है और इसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम्स जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो पूरी डिसीजन मेकिंग को समझ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हाइपरसोनिक मिसाइल के केस में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इस स्पीड पे चलता है और ऐसे पाथ को फॉलो करता है कि जिसको एयर डिफेंस सिस्टम पहली बात तो स्टडी नहीं कर पाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पहला कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड बहुत तेज़ होती है और क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है वो इतनी तेज़ होती है कि आप उस स्पीड को पहली बार अगर अपने जितने मर्जी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को बना लें, अगर उसको स्टडी करने की कोशिश भी करेंगे तो उस कोशिश में भी पहली बात आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसका रीज़न सिर्फ स्पीड नहीं है, स्पीड के साथ साथ ये भी है कि वो एक हाई स्पीड पे आ तो रहा है और क्योंकि वो मिसाइल आ रहा है तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंटरसेप्टर उसको रीड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर एक पेक्यूलियर फीचर ये होता है मैनोवरेबिलिटी का। मैनोवरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब वो एक पाथ पे उड़ रहे होते हैं तो जैसे क्रूज मिसाइल एक स्पेसिफिक पाथ पे उड़ता है, बैलिस्टिक मिसाइल एक स्पेसिफिक बैलिस्टिक कर्व पे आता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो अपने पाथ को चेंज करते रहते हैं। वो कभी इधर मुड़ेगा, कभी इधर मुड़ेगा, कभी इधर जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। वो ऐसे क्योंकि जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं कि यहाँ पर पहली बात तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल के कारण जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं। अब इजराइल की असली में जो डर है और वो अपने पेंट में गीला इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको ये चीज़ समझ आ रही है कि यदि अगर मान लीजिए ईरान की तरफ से पहली बात ये हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया गया तो हमारे ये जितने भी ये फोकट के हमने एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं जो कई बार ब्रीच हो चुके हैं, जिसमें एक उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो एरो, दूसरा उन्होंने वो अमेरिका का सस्ता घटिया सा वो पेट्रियट ले रखा है, एक उन्होंने अपना थार्ड बना रखा है, अमेरिका वालों ने वो भी लगा रखा है, एक उन्होंने वो सस्ता सा घटिया आयरन डोम लगा रखा है जो हर बार ब्रीच हो जाता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इजराइल को ये बात पता है कि इन सारे सस्ते घटिया एयर डिफेंस सिस्टम्स के तहत हम क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो समझ लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कल को ये हाइपरसोनिक मिसाइल आता है तब हम क्या करेंगे? तो इजराइल को सबसे पहले ये समस्या आ रही है और डाइपर लगाने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पतलून पे एक गीला पैच दिख रहा है वहाँ पर, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो IRGC की तरफ से बनाया हुआ ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह है, ये इन्होंने 2023 में रिलीज़ किया है। अच्छा, अब एक बड़ी पेक्यूलियर बात आप समझिए, जब भी कोई देश अपना हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी दिखाने की कोशिश करता है ना, तो एक विश्व की ग्लोबल आर्म्स इंडस्ट्री और उनके तहत बनाए हुए जितने भी थिंक टैंक्स हैं ना, उनकी तरफ से एक क्लियर प्रोपोगेंडा दिखता है। भारत के अंदर भी ना, आपको मैं एक बात बताऊं, जस्ट 1 मिनट के लिए ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, बट इस चीज़ को समझिए कि अमेरिका की CIA के समर्पित बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स भारत में भी चल रहे हैं। ये थिंक टैंक्स जो है ना, बड़ी मतलब सफ़ेद नीली वेबसाइट्स बना कर जो है वहाँ पर बहुत सारे वो रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है अमेरिकन प्रोपोगेंडा को भारत में करना और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना। तो इस प्रकार के दरिंदे भारत में भी बैठे हैं, तो ये यहाँ पर भी वही काम करते हैं। और अब ये चीज़ ईरान के साथ भी हुई है कि जैसे ही ईरान ने 2023 में अपने फतेह मिसाइल को दिखाया तो पूरे के पूरे जो अमेरिका के इस इकोसिस्टम को अगर हम देखें, जिस इकोसिस्टम में उनके सो कॉल्ड वो रिसर्च लॉबीज़ और रिसर्चर ग्रुप्स आते हैं, उसके साथ साथ अमेरिका के जितने भी वहाँ पर सो कॉल्ड थिंक टैंक्स हैं,
उन सब ने एक प्रोपोगंडा चालू कर दिया कि नहीं नहीं, इसमें तो कोई हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है ही नहीं। मतलब ईरान हाइपरसोनिक बनाए तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, रशिया बनाए उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, चाइना बनाए उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी तो सिर्फ उन पीडोफाइल अमेरिकन के पास है कि भाई वो ही पूरे विश्व में सिर्फ जो है बेसिकली हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी बना सकते हैं। तो ये एक डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि भाई हमारी कैपेबिलिटी को दूसरा देश कैसे मैच कर रहा है। भारत भी अगर ऐसे कोई काम करता है तो भारत को भी काउंटर करने के लिए ये लोग वही प्रोपोगंडा चलाते हैं। खैर, अब यहाँ पर ये प्रोपोगंडा चल रहा है कि नहीं, ईरान के पास किसी प्रकार की हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी नहीं है। भाई अगर ईरान के पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी नहीं है तो इजराइल डाइपर काहे लगाया है? ठीक है, तो अगर इजराइल डाइपर लगाया है तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ईरान के पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी नहीं है तो वो यूएस ने अपने वो सस्ते हुए घटिया से वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसमें एक की प्लम्बिंग इशू हो गया था, संडास नहीं कर पा रहे थे लोग वहाँ पर, 45 मिनट के लिए लोगों के लिए जो वेटिंग टाइम था, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर $13 बिलियन के आपने बना के भेजे हैं। जेरल फोर्ड एक जगह पर था, एब्राहिम लिंकन, फिर वो काहे भेजे हो भाई? अगर ईरान के पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी नहीं है तो इनको भेजने की क्या आवश्यकता है? इनको घुमाओ इधर उधर कहीं पर ले जाके। आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। प्रोपोगंडा एक साइड पर है, दूसरी साइड पर यह है कि ईरान ने यह बात बोली है कि हमारे पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, अब चीज़ को समझिए। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि आज एक जगह पर अमेरिका का यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, इब्राहिम लिंकन। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी आता है ना, तो एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा अपने साथ क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स को भी लेकर आता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, एक एस्कॉर्ट सिस्टम के साथ चलता है। तो उसमें क्रूज़र में वो भी होते हैं, शिप्स भी होती हैं, डिस्ट्रॉयर शिप्स भी होती हैं। तो वो एक जमावड़ा लेके पूरा जो है, जैसे वो हमारे यहाँ पर वीआईपी के कॉन्वॉय नहीं आते कि निगम पार्षद आ रहा है जी, सड़क बंद कर दी वो पुलिस वालों ने, और जी अब निगम पार्षद जाएगा तो फिर 2 घंटे बाद सड़क खुलेगी। उसी प्रकार से जो है ये भी ऐसे ही करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर वाले। अब हो क्या रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस ने जो भेजा है, जिसका नाम है यहाँ पर इब्राहिम लिंकन, वो बेसिकली इस प्रकार से यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ को देखिए, वो क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान के पास वहाँ पर खड़ा है, उसमें एक पूरा एजिस कॉम्बैट सिस्टम लगा हुआ है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एजिस कॉम्बैट सिस्टम। अब एक चीज़ तय है, यदि ईरान अपना हाइपरसोनिक मिसाइल प्रयोग करेगा, मान लीजिए अगर उसने फतेह मिसाइल का प्रयोग किया, तो पहली बात ये चीज़ तो तय है कि उसके इस मिसाइल के प्रयोग से किसी भी तरीके से वो इब्राहिम लिंकन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि इब्राहिम लिंकन के पास एजिस कॉम्बैट सिस्टम है, क्रूजर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं। तो एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस वेब बना हुआ है जिसके तहत वो उसको ब्रीच नहीं कर सकता। पर हाँ, ईरान को एक रणनीति ये पता है कि यदि मुझे, अगर मान लीजिए, एक बहुत हाइपोथेटिकल बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत हाइपोथेटिकल, कि अगर ईरान ने ये निर्णय ले लिया कि नहीं, मुझे अमेरिका के मुंह पे कीचड़ डालना है, और कीचड़ भी गटर वाला, नॉर्मल सड़क पे पड़ा हुआ नहीं, गटर से निकाल के, तो वो वाला कीचड़ अगर मुझे डालना है, यानी कि अगर मुझे उसका इब्राहिम लिंकन ही डिस्ट्रॉय करना है, तो ऐसा नहीं है कि ईरान इसको कर नहीं सकता। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में अगर वो करना चाहे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो एजिस कॉम्बैट सिस्टम है उसको सैचुरेशन पे लाना है। अब वो सैचुरेशन पे कैसे आएगा? अगर आपने पिछले 2-3 दिनों के इवेंट्स को ऑब्जर्व किया हो तो ईरान जिस रणनीति पे खेल रहा है वो रणनीति बड़ी क्रूशल है। ईरान ड्रोन्स का प्रयोग कर रहा है, शाहिद ड्रोन्स, सस्ते ड्रोन्स हैं, एक पेलोड रखते हैं, कैमिकेज ड्रोन्स हैं। कैमिकेज ड्रोन्स का मतलब है लॉइटरिंग म्यूनिशंस है। लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब ये है कि उड़ाओ, भेजो, वहाँ पर आसपास घूमेगा और गिरेगा और फूट जाएगा, वापस नहीं आ सकता है, 1 वे ड्रोन है। इस प्रकार के उसने ड्रोन्स से पूरे मिडल ईस्ट में पहली बात तो तबाही मचाई हुई है। आज से लगभग 2 साल पहले मैंने एक वीडियो में एक बात ये बोली थी, अगर किसी को ये याद हो, कि ये जो लोग दुबई जाते हैं ये सोच के कि दुबई एक सेफ डेस्टिनेशन है, वहाँ पर प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हो ना, मैंने ये बात 2 साल पहले बोली थी कि भाई साहब निपट जाओगे, पिटोगे वहाँ पर। कोई मिडल ईस्ट का शहर जो है रहने लायक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडियंस को क्या होता है ना, मानसिक तौर से थोड़े से डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो भूत सवार रहता है कि नहीं हम तो दुबई जाके रहेंगे। जाओ रहो, मरो वहाँ पे, अच्छी बात है। अब देखो क्या हालात हो रहे हैं तुम्हारे वहाँ पर, अरबों रुपया तुमने लगा दिया वो 2 टके की डेजर्ट में, अब क्या वहाँ पर तुम पिट रहे हो, हालत देख रहे हो तुम क्या हो रही है। आपको ये चीज़ समझनी है, मिडल ईस्ट के अंदर कोई ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पर इवेंचुअली कभी लड़ाई ना हो। आज भी इस चीज़ को समझ लीजिए। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि ये एरिया परमानेंट लाइफ लॉन्ग वोलेटाइल रहेगा।
अगर इसके बावजूद भी कोई मानसिक तौर से डिस्टर्ब्ड व्यक्ति भारत में रहकर अगर ये सोच रहा है कि मैं अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति वहाँ लगाऊंगा, तो भैया आपके पास या तो काला धन इतना भरपूर मात्रा में है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, और या फिर अगर आपने हार्ड अर्न इनकम लगाई है तो आज भी आप इस निर्णय को दोबारा से सोच लीजिए कि आप वहाँ मरने जा रहे हैं उस देशों में जाकर जहाँ पर भी आप रहना चाहते हैं। खैर, अगर आज ईरान को इब्राहिम लिंकन को टारगेट करना है, ड्रोन्स का जो वो प्रयोग कर रहा है, इस चीज़ को समझिए। ईरान को इस मोमेंट पर सिर्फ एक सिंपल गेम खेलना है, और वो गेम क्या है? इस एजीस कॉम्बैट सिस्टम को जो लगा हुआ है यूएसएस इब्राहिम लिंकन पे, उसको सैचुरेट करना है। अगर मान लीजिए ईरान ने एक ड्रोन्स का स्वाम भेजा, स्वाम यानी कि मान लीजिए उसने 500-700 ड्रोन्स भेज दिए एक जगह पर जहां पर यूएस का ये एंटरप्राइज है, दूसरी जगह पर अगर उसने 500-700 ड्रोन्स का प्रयोग करके क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स को कंबाइंडली यूज करके सिर्फ ये इब्राहिम लिंकन ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इजराइल के ऊपर भी छोड़ दिए, तो आप ये चीज़ को सोचिए कि एक जगह पर ये एजीस कॉम्बैट सिस्टम सैचुरेट होगा, क्योंकि उसको टैकल करने पड़ेंगे ये ड्रोन्स का स्वाम। जैसे कि मधुमक्खी का एक छत्ता आपने बस छेड़ दिया और उसके बाद वो सारी मधुमक्खियाँ आपके मुंह पे आ गई, उसी तरीके से क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसकी बैटरीज भी सैचुरेट होंगी, उसकी एक्यूरेसी भी घटेगी। और जैसे ही ये एयर डिफेंस सिस्टम का सैचुरेशन आएगा, वो चाहे इब्राहिम लिंकन पे हो या चाहे इजराइल पे हो, और इजराइल ने जितने भी ये सस्ते सड़े हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं ना, आयरन डोम हो, उसके बाद डेविड स्लिंग हो, एरो हो, पेट्रियट हो, थार्ड हो, सब निकम्मे हैं, कुछ नहीं रोक पा सकती है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है। इसकी वजह से आप चीज़ को समझिए कि यहाँ पर अगर ईरान ने ये रणनीति आने वाले दिनों में अपनाई कि उसने इन पूरे एयर डिफेंस सिस्टम्स को ड्रोन स्वाम्स, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंटली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के मिलाकर इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को और कॉम्बैट सिस्टम्स को सैचुरेट किया, तो इसके सैचुरेशन का खमियाजा ये होगा कि एक ऐसा वॉइड क्रिएट हो जाएगा, और जिस वॉइड के बाद यदि ईरान ने अगर अपना फतह मिसाइल का प्रयोग किया तो फिर उसके बाद उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये जानना बड़ा मुश्किल है। आज इस मोमेंट पर मिडल ईस्ट में फिर से वोलेटिलिटी बढ़ रखी है। आज मिडल ईस्ट में फिर से ये समस्या बढ़ रखी है कि ईरान अगर ये कन्फर्म्ड अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स जो फिर से इमर्ज हो रही हैं, जिनको कुछ क्लैरिफिकेशन, और ऑब्वियसली बात है कोई देश ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन तो देगा नहीं, इतने मूर्ख तो है नहीं कि हम फ़ोन करके बताएंगे कि भाई हम जो है आपके ऊपर बम गिराने जा रहे हैं। ये चीज़ें जो है अनफॉर्चुनेटली नमूने देशों के बीच में हो सकती हैं, बट ये चीज़ ईरान तो करने नहीं वाला। तो यदि अगर ईरान ने इस परिस्थिति को पैदा किया और ईरान ने आने वाले कुछ दिनों में ड्रोन स्वाम्स, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग करके ये चीज़ की रणनीति अपनाई, तो आप चीज़ को देखिएगा कि ये प्रॉब्लमेटिक होगा। इसी रीज़न से आप पैरेलली पिछले 2-3 दिनों में जब से आप यूएस और इजराइल के ऑप्शंस को देख रहे हो, यूएस और इजराइल क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले बोला कि हमने जो नेवी है, नौसेना है ईरान की, उसके कुछ जहाज गिरा दिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का डिसरप्शन तोड़ना है। पर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का डिसरप्शन जो है वो जहाज़ तोड़ने से नेवी के उसके नहीं कर सकते, क्योंकि उसने सी माइन बिछा रखे हैं। अगर सी माइन बिछा रखे हैं तो आप भेजो अपने ये सस्ते इब्राहिम लिंकन और वो संडास के बंद वाले जो आपका जेरल फोर्ड है उसको भी भेज दो वहाँ पर वो नहीं कर रहे। वो अगर इतनी हिम्मत है तो जेरल फोर्ड को और साथ में इब्राहिम लिंकन को वो पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक बार भेज दो। आप में, आपके गूदे में और आपके गोटियों में उतना दम नहीं है अमेरिका, ये बात आप भी जानते हो। आप हो सस्ते फेक सुपर पावर। दूसरी बात क्या है कि एक जगह पर आप नौसेना की शिप्स को टारगेट कर रहे हो, दूसरी जगह पर इजराइल क्या कर रहा है, जैसा भी मैंने आपको बताया, वो हिजबुल्ला को टारगेट कर रहा है कि हिजबुल्ला को टारगेट करेंगे, हूतियों को टारगेट करेंगे। आप देखो इस मोमेंट पर सऊदी अरेबिया की परिस्थिति क्या है, कितना पिट रहा है वो खजूर खा खा के भी उसके दिमाग में ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं करूं भी तो क्या करूं, क्योंकि एक जगह पर सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में झड़प चल रही है, एक जगह पर हूतियों से पिट रहा है, तीसरी जगह पर जो है ईरान ने उसको कोई कसर नहीं छोड़ी ड्रोन फेंक फेंक के, चौथी जगह पर आप ये देखो कि अमेरिका की एम्बेसी के अंदर भी वो वहाँ पर टारगेट कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया तो इस मोमेंट पर ऐसी परिस्थिति में आ गया है कि मतलब पाकिस्तान से भी गिरी हुई इज्जत रह गई है उसकी मिडल ईस्ट में। और वहाँ पर भी वही समस्या है, वो चिरकुट किस्म का लड़का रख रखा है उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान,
वो सिर्फ दांत निकाल के ऐसी बातें करता है जैसे वो अमेरिका में उनका वो पागल सा उपराष्ट्रपति करता है अपना सुरमेबाज। तो आप चीज़ को समझो, ये जो मानसिक तौर के डिस्टर्ब्ड व्यक्ति हैं, इन लोगों के बस का नहीं है देशों को चलाना। और यूएई में देखिए, वहाँ पर भी यही परिस्थिति है। उसको तो यूएई के अब राजा को यही नहीं समझ आ रहा है कि भैया दुबई का जो प्रॉपर्टी क्रैश आने वाला है अगले साल 1.5 साल के अंदर अंदर, मैं उसका क्या करूँगा। क्योंकि जिस प्रकार से उसने एक हवा बनाया था, अभी याद है आपको, पिछले साल अगस्त सितंबर के महीने में यूएई ने सो कॉल्ड एक भारतीयों के लिए गोल्डन वीज़ा भी निकाला था। हमारे यहाँ से बावलापन चालू हो गया था, हम जा रहे हैं जी, हम जा रहे हैं, जाओ जाओ। अब भाग भाग के वापस क्यों आ रहे हो? अब हमारी सरकार से गुहार क्यों लगा रहे हो कि भैया हाथ जोड़ जोड़ के हमें वापस ले लो? पड़े रहो ना वहाँ पर। थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। मतलब हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम रैशनल डिसीजन मेकर्स नहीं हैं, हम इमोशनल डिसीजन मेकर्स हैं। और इसी इमोशन में हर जगह पर जाकर हमारे साथ ये परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। तो एक जगह पर सऊदी अरेबिया बुरी तरह से रुल रहा है, एक जगह पर यूएई का आप हाल देख रहे हैं, तीसरी जगह पर ईरान ने देखिए कि कुवैत से लेकर, बहरीन से लेकर, कतर से लेकर, उसने जो है ऑल द वे ओमान तक किसी देश को नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर ये जो पूरी एक इनविंसिबिलिटी थी मिडल ईस्ट की कि भैया सऊदी अरेबिया यूएई जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रहेगा, वो कोलैप्स कर चुकी है। इसका खमियाजा और कॉन्सिक्वेंस जो प्रॉपर्टी लेवल पर और माइग्रेशन लेवल पर आएगा, वो आने वाले समय में आप देखेंगे, वो एक अलग विषय है ऑल टुगेदर। हम उस चीज़ की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन चर्चा यहाँ पर क्लियर है कि इस मोमेंट पर समस्या आगे किस लेवल पर बढ़ती है कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, एक चीज़ को याद रखिएगा, अमेरिका के साथ हमेशा से समस्या ये रही है कि दे ऑलवेज हैव एन एंट्री प्लान, दे डोंट हैव एन एग्जिट प्लान। उनको सिर्फ ये उतावलापन रहता है क्योंकि उनको एक ऐसी जगह पर खुजली होती है कि वो खुजली मिटाने के लिए हर जगह कूद जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी वो खुजली मिटाने के बाद दाद का इलाज कैसे करना है, उसके लिए रिंगार्ड कैसे लगानी है उंगली से, वो चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं है उनको। इस कारण से आप देखिए कि वो अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम से लेकर हर जगह पर मुंह काला करा कर ही आए हैं। तो खैर उस देश को मरने दीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात फैक्ट है कि जिस प्रकार से इस मोमेंट पर चीज़ें चल रही हैं, वोलेटिलिटी आगे बढ़ रही है। बाकी ऐसे जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होती है, देखते जाते हैं क्या होता है और कैसे चीज़ें अनफोल्ड करेंगी। धन्यवाद।